Hello dear students, welcome back to our channel all about NCERT. I have did you all are fine and doing well in your studies as well. डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग जानते ही हो कि आपके एआई में आते हैं बहुत सारे चैप्टर्स और उनमें से कुछ चैप्टर जो होते हैं वो तो आपके आईटी स्किल्स का पार्ट होता है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, जिसमें आप लोग कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ते हो, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स पढ़ते हो, ये सारी चीज़ें पढ़ते हो. बट और एक सेक्शन जो होता है डियर स्टूडेंट वो आपका होता है आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स का, जिसमें आप लोग एआई के बारे में पढ़ते हो. तो आज का जो ये वीडियो है डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग आपका जो एआई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का चैप्टर है वो जो है थोड़ा बहुत देखने वाला है, कंप्लीट करने वाला है. ठीक है, तो आज का सबसे पहला चैप्टर हमारे पास है कम्युनिकेशन स्किल. अब देखो कम्युनिकेशन स्किल का लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो देख लो आप एक बार बहुत ध्यान से. लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, ये चैप्टर को पढ़ने के बाद आप लोगों को क्या आ जाएगा. पहली चीज़, आप लोग जो है वेरियस मेथड जो है कम्युनिकेशन के, उसकी जो है नॉलेज है उसको डेमोन्स्ट्रेट करने लग जाओगे. डिफ्रेंशिएट कर दोगे वेरियस कम्युनिकेशन मेथड के बीच में, वर्बल, नॉन वर्बल और विजुअल कम्युनिकेशन के बीच में डिफ्रेंशिएट करना आप सीख जाओगे. तीसरा क्या है कि आप डिफरेंट डेमोन्स्ट्रेट कर दोगे प्रॉज और कॉन्स ऑफ रिटन एंड ओरल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के. ठीक है, और आप लोग जो है ओरल और रिटन कम्युनिकेशन को जो है इफ़ेक्टिव अप्लाई करोगे और इंटरेक्ट करोगे पीपल और कस्टमर्स के बीच में. ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट करोगे एबिलिटी टू यूज़ अप्रोप्रिएट बॉडी लैंग्वेज फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये आप लोग यूज़ करोगे. और आप लोग जो है कम्युनिकेशन की जो मीनिंग है वो समझ जाओगे, कम्युनिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है लाइफ में वो समझ जाओगे, और जो वेरियस टाइप्स की साइकिल है कम्युनिकेशन की वो भी आप जो है समझ जाओगे. ठीक है, आप लोग पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन समझोगे. ठीक है, पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन क्या होते हैं और फैक्टर्स जो कि कम्युनिकेशन स्किल पर्सपेक्टिव को अफेक्ट करते हैं. ठीक है, और फिर आप लोग समझोगे इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग स्किल, और फिर आप लोग पढ़ोगे कि क्या एबिलिटी होती है, डेमोन्स्ट्रेट एबिलिटी टू इफेक्टिवली यूज़ फ्रेजेस, काइंड ऑफ सेंटेंसेस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, यूज़ ऑफ आर्टिकल्स एंड पैराग्राफ कंस्ट्रक्शन. तो आज का वीडियो होने वाला है इसी पे बेस्ड. तो चलिए फटाफट सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग कि भाई इंट्रोडक्शन क्या है. अब देखिए टीचर, हम कोई भी तरीके से अगर कम्युनिकेट करते हैं तो हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव कम्युनिकेशन का क्या होता है. हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव कम्युनिकेशन का बस इतना होता है कि भाई हमें इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है और इन्फॉर्मेशन लेनी है ना. जैसे हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, हमारे जो टीचर्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, वो हमसे बोलते हैं कम्युनिकेट करने के लिए. ठीक है, कोई भी इन्फॉर्मेशन जो कि वो चाहते हैं कि हम सुने. और इसी तरह आपने कस्टमर्स को देखा होगा, बॉसेस को देखा होगा, ऑथर्स को देखा होगा, ये क्या करते हैं, ये अपने लिखते हैं अपने आइडियाज़ ताकि रिक्वेस्ट करें, इंस्ट्रक्ट करें जो ये चाहते हैं दूसरों को पढ़ने के लिए. यानी कि ये जो दूसरों से चाहते हैं कि भाई दूसरा इंसान यही पर्टिकुलर चीज़ पढ़े, तो ये लोग लिखते हैं. उसी के बाद लाइकवाइज देखो पेंटर्स, स्कल्पचर्स, ये सब लोग पेंटिंग करते हैं. और ये कैसी पेंटिंग करते हैं, ये ऐसी पेंटिंग करते हैं कि भाई ये चाहते हैं कि ये पेंटिंग जो है लोग देखें और इसको अपेयर करें, यानी कि इसको समझें कि हम क्या कहना चाह रहे हैं. तो मतलब कोई भी तरीके से कम्युनिकेट करना चाहते हो, बट वो कम्युनिकेशन का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है डियर स्टूडेंट वो क्या होता है कि भाई आपको शेयर करनी है इन्फॉर्मेशन या आपको इन्फॉर्मेशन जो है लेनी है. अब अगर हम मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन में हो तो डियर स्टूडेंट कम्युनिकेशन के 3 मेथड आपके होते हैं. ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. अब इसमें वर्बल कम्युनिकेशन जो है, जैसे कि टर्म इंडिकेट कर रहा है वर्बल, यानी कि मतलब आप वर्ड्स यूज़ कर रहे हो. ठीक है, वर्ड्स यूज़ कर रहे हो मैसेज को शेयर करने में इन द म्यूचुअली अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, यानी कि एक लैंग्वेज है जो कि अंडरस्टैंडेबल है, उस लैंग्वेज में आप जो है वर्ड्स का इस्तेमाल करके बोल चाल करो. ये हिंदी में भी हो सकता है, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, उर्दू, चाइना, फ्रेंच, कोई भी लैंग्वेज में. नहीं है, आपका वर्बल कम्युनिकेशन डिस्टेंस क्या कंप्राइजेस करता है, इन कंप्राइजेस एनी लैंग्वेज, कोई भी एक लैंग्वेज तो ऑब्वियसली रिक्वायर करेगा क्योंकि आप वर्ड से कम्युनिकेट करो ना. so it is obvious thing that it will definitely require some words. Okay, now dear students, second thing is that आपका जो है क्योंकि ये तो वर्बल कम्युनिकेशन, इसके बहुत सारे प्रॉस भी हैं, बहुत सारे कॉन्स भी हैं ना. तो प्रॉस क्या है कि रिटन और ओरल कम्युनिकेशंस में होता है और इसमें आप लोग ज़्यादा अच्छी तरह कम्युनिकेट कर पाते हो. ठीक है, लेकिन इसका कॉन क्या है, इसका कॉन है कि बहुत ज़्यादा वर्ड में डिपेंडेंट रहता है, यानी कि अगर आपको बोलना नहीं आता है तो आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, है ना. तो ये इसका सबसे बड़ा कॉन है. अब देखो डियर स्टूडेंट, वर्बल कम्युनिकेशन के कुछ कॉम्पोनेंट्स हैं. जैसे वर्बल कम्युनिकेशन डियर स्टूडेंट, हमें पता है कि आपको लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी चाहिए, यानी कि आपको अपनी लैंग्वेज अच्छी सुधारनी पड़ेगी.
दूसरा आपको वैकेबलरी चाहिए, यानी कि आपकी वैकेब अच्छी होनी चाहिए जिसकी वजह से आप कम्युनिकेट कर पाओगे। अगर आप अच्छी तरह बोल ही नहीं पा रहे हो तो हाउ यू विल कम्युनिकेट, राइट। तो सिमिलरली यू नीड जनरल अवेयरनेस ऑल्सो एंड द डोमेन नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। अब देखो जनरल अवेयरनेस यानी कि आपको जनरल अवेयर रहना चाहिए, ठीक है। अगर आप जनरल अवेयरनेस रहोगे तो इसका मतलब आप दूसरे इंसान को अच्छी तरह सुनोगे, और जब आप दूसरे इंसान को अच्छी तरह सुनोगे तो क्या होगा, आप अच्छी तरह कम्युनिकेट कर पाओगे। सिमिलरली टीएसटी आपको डोमेन नॉलेज भी चाहिए। डोमेन नॉलेज यानी कि लिसनिंग। जनरल अवेयरनेस और डोमेन नॉलेज टीएसटी दोनों लिसनिंग के अंदर आती है ना। अब हम आ जाते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। तो हम बता रहे हैं आपको, यानी कि ऐसी लैंग्वेज जो वर्ड का इस्तेमाल नहीं करती है, ठीक है। तो वर्ड का इस्तेमाल इसमें नहीं होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ड्यूरेशन आपके जेस्चर्स, किस तरह का आपका पोस्चर है, किस तरह का आपका बिहेवियर है, इससे हमें पता चलता है कि आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो अब देखो, अकॉर्डिंग टू जो एल्बर्ट मिहाब्रियन है, वन ऑफ द पॉइंटर्स इन द फील्ड ऑफ बॉडी लैंग्वेज और स्पोकन वर्ड्स, इन्होंने कहा कि भाई स्पोकन वर्ड्स जो होता है आपके सिर्फ और सिर्फ 7% होते हैं जो लिसनर जो है परसीव करता है, और रिमेनिंग 93% जो होता है वो आपके नॉन वर्बल क्लू से ही पता चल जाता है कि आप किस तरह के इंसान हो। जैसे आपको अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज यानी कि आप किस तरह से बैठ रहे हो, किस तरह से बोल रहे हो, वोकैलिक्स यानी कि आप किस तरह से बोल रहे हो, ठीक है, किस तरह से आप लोग वर्ड का डिलीवर कर रहे हो, और तो ये सारी चीज़ें इन्होंने इक्वेशन बनाई थी, यानी कि 55% की आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, 38% किस तरह से आप बोल रहे हो, और 7% आपके वर्ड्स, यानी कि 93% आपके नॉन वर्बल क्लूज है। अब देखो टेस्टन, वैसे तो आपका जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है इसके जो है कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रोज हैं। जैसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जो है आप ज़रूरी नहीं है कि आप को बोलना ही आना चाहिए, आपके नॉन वर्बल क्लू से भी इंसान समझ जाएगा कि आप कितने अच्छे इंसान हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा कॉन्डिशन यही है कि कभी कभी क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव होते हैं। अब जैसे अगर आप लोग अपनी जो है क्या करोगे, आई कांटेक्ट जो है रखोगे ऐसी जगह में जो कि अर्बन सिटी है, तो आप आई कांटेक्ट देख के, आंखों में आंख देख के बात करोगे तो लोगों को लगेगा हाँ भाई बहुत कॉन्फिडेंट इंसान है और बहुत कॉन्फिडेंट है, इसको हम लोग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। बट वहीं पे अगर आप जाओगे कोई रूरल एरिया में, तो वहाँ पे अगर आप आँख में आँख डाल के देखोगे तो वहाँ के लोगों को क्या लगेगा, वहाँ के लोगों को लगेगा कितना गंदा इंसान है, देखो अपने बड़ों में जो है आँख डाल के देख रहे हैं ना। तो इसका मेन कौन यही है, पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव है ना। रूरल एरियाज में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का इंडिकेशन कुछ अलग लग रहा है और वर्बल एरियाज में कुछ अलग लग रहा है ना। तो ये इसका सबसे बड़ा कौन है, ठीक है। इसको जो इफेक्टिव बनाते हैं वो है बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर, ये इसके मेन चीज़ें जो इसको इफेक्टिव बनाती है। अब डिजिटल में आती हूँ वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन का डिजिटल हम लोग ग्राफिकल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो कम्युनिकेशन होता है डिजिटल, इस कम्युनिकेशन में आप विजुअल क्लूज का इस्तेमाल करो। जैसे आपने इस्तेमाल करा कुछ पिक्चर्स का, कुछ ग्राफ्स का, कुछ इलस्ट्रेशंस का, है ना। मैं अपने मैसेज को लोगों तक शेयर करने के लिए आपने इन चीज़ों का इस्तेमाल करा है ना। अब क्रिएटिव माइंड्स क्या होते हैं, वो विजुअल इमेज क्रिएट करते हैं। यानी कि सपोज मान लो आपने कोई अच्छी सी इमेज क्रिएट करी और आप कुछ दिखाना चाहते हो, और इंसान दूसरे लोगों को कुछ दिखाना चाहते हो कि हाँ भाई मैं ये इंडिकेट करना चाहता हूँ, तो आपने अपनी पेंटिंग से इंडिकेट करा। तो ये विजुअल कम्युनिकेशन होता है कि आप बिना बोले और बिना जेस्चर दिखाए अपनी कम्युनिकेशन स्प्रेड कर रहे हो। किस तरह से कर रहे हो भाई, पेंटिंग के वजह से कर रहे हो, ग्राफ्स की मदद से कर रहे हो, है ना। ये सारी चीज़ों की मदद से आप लोग कर रहे हो स्प्रेड, ठीक है। तो अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने ये चीज़ पढ़ा, ठीक है। तो इससे आप लोग जो है अच्छी चीज़ बनाते हो। अब देखो लाइक आर्ट, हमें पता है कि जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है उसमें पावर होती है कि वो बियॉन्ड लैंग्वेज जो है आपकी वो चीज़ पहुँचाए, ठीक है। अब देखो चाहे मैं एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करूँ, चाहे नेशनल ग्राफिक्स की बात करूँ, या कोई भी चीज़ की अगर मैं बात करूँ, तो विजुअल कम्युनिकेशन का जो मेन बड़ा कौन है वो है कि लार्ज ऑडियंस तक आपकी बात को पहुंचाने में हेल्प करता है। और ये जो है व्यूअर्स के माइंड में एक लास्टिंग इंप्रेशन भी छोड़ता है कि हाँ भाई इस पेंटिंग से मैंने ये सीखा था, तो उसको वो चीज़ याद रहेगी, है ना। अब देखो वैसे तो आप लोग देखोगे कि विजुअल कम्युनिकेशन के कितने सारे जो है वो है कॉन्स हैं, लेकिन इसका बहुत मतलब प्रोज है, लेकिन इसका सबसे बड़ा कॉन क्या है वो बताऊँ क्या है कि भाई ये जो आपका विजुअल कम्युनिकेशन है ना, ये हाईली डिपेंडेंट होता है टेक्नोलॉजी में। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, आपके पास कंप्यूटर नहीं है, तो भैया आप कैसे कम्युनिकेट करोगे, है ना। वही बात आ जाती है ना। और दूसरी चीज़ तो क्या है कि ये बहुत कॉस्टली होता है, यानी कि अगर पैसा नहीं है तो भाई कंप्यूटर नहीं खरीद पाओगे तो आपकी विजुअल कम्युनिकेशन का क्लू नहीं बन पाएगा। तो सिंपल सी चीज़ हो गई, ये समझ गए आप लोग। अब मैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती हूँ। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के डिरेक्शन अगर मैं बात करूँ, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपको सबसे पहले तो देखनी होती है बॉडी लैंग्वेज। अब बॉडी लैंग्वेज के भी सब पार्ट होते हैं। बॉडी लैंग्वेज इंक्लूड करती है आपका आई कॉन्टैक्ट, आपका हेड पोजिशन और मूवमेंट, और आपका फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है।
अगर मैं आई कांटेक्ट की बात करूँ तो आई कांटेक्ट डिजिटल बहुत डायरेक्ट और पावरफुल टूल है कम्युनिकेट करने का। क्यों? क्योंकि जिस तरह आप किसी इंसान को देखते हो उससे ऑफन आपकी फीलिंग उस इंसान के लिए रिवील हो जाती है। सपोज आप मान लो आपका कोई टीचर आ रहा है, आपको पसंद नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा बेकार मानते हैं, तो आप उसको आग दिखा दिखा के देख रहे हो, तो वो टीचर समझ गया कि हाँ ये इंसान अंदर से गंदा है और ये मेरे को ऐसे देख रहा है, तो मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ फीलिंग तो मेरे लिए ऐसी है जो मेरे को हर्ट करती है। ठीक है, अब ऐसे ही आपने करा, आप किसी इंसान को आई कांटेक्ट से देख रहे हो, बड़े प्यार से देख रहे हो आप उस इंसान को, तो उस इंसान को पता चलेगा ये मेरे को अच्छी तरह देख रहा है, इसका मतलब मेरे से खुश है ना। तो डियर आई कांटेक्ट एक बहुत पावरफुल और डायरेक्ट टूल है आपकी फीलिंग्स रिवील करने का, कि भाई आप दूसरे के इंसान के बारे में क्या सोचते हो। अगर मैं अब बात करूँ इसका जो है डियर आई कांटेक्ट का वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। जैसे विलेज और स्मॉल टाउन्स में देखा जाता है कि भाई अगर आप आई कांटेक्ट एल्डर पर्सन के उसमें देखोगे तो ये बहुत गलत चीज़ है, आपको नहीं देखना चाहिए। वहीं पे अगर आप अर्बन एरियाज में ऐसा नहीं देखोगे किसी के आँख में आँख डाल के, तो वो लोग सोचेंगे कि इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट लेस इंसान है, इसके अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस ही नहीं है ना। अपर टेस्ट में हेड पोजीशन और मूवमेंट की बात करूँ तो हेड पोजीशन क्या होती है कि आप हेड पोजीशन, जैसे डियर ने आपसे टीचर ने क्वेश्चन पूछा, तो आपको क्वेश्चन आता था तो आपने क्या करा, आपने नॉट करा, आपने सिर हिलाया। लेकिन अगर कोई इंसान बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट कर रहा है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका डिस्कशन चल रहा है ना, तो आपने क्या करा, आपने खाली नॉट हिला दिया, तो वो अच्छी बात नहीं है। उस इंसान को लगेगा यार तो मेरी बात सुन ही नहीं रहा है ना, क्योंकि उस वाली बात में आपको हाथ मिलाना चाहिए था, आपने खाली नॉट करा। तो डियर सर ये जो हेड पोजीशन ऑफ मूवमेंट है ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। तीसरा फैक्टर है आपके फेशियल एक्सप्रेशन। अब भाई फेशियल एक्सप्रेशन तो सीधी सी बात है आपका चेहरा। अब आप चेहरे में अगर खुश रखोगे, स्माइल रखोगे, तो उस इंसान को लगेगा कि हाँ भाई ये इंसान मेरी बातों से खुश है। अगर आप चेहरे में जो है सैडनेस रखोगे, हाँ ये इंसान दुखी है यार, इसको कुछ तो दिक्कत है। अगर आप चेहरे में डियर क्या रखोगे, सरप्राइज या इंटरेस्ट का भाव रहेगा, तो आप दूसरा इंसान बोलेगा अरे कुछ तो भाई ऐसी चीज़ है जो इसको समझ में नहीं आ रही, मैं इसको समझाता हूँ। यानी कि ये सोच रहा है कि कोई चीज़ सरप्राइज वाली है, तो जो इसको अचंबा कर रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट है एंगर। एंगर अगर आप एंग्री मूड बनाओगे, दूसरा इंसान समझ जाएगा कि भाई हाँ ये इंसान मेरे से बहुत गुस्सा है। डिस्गस्ट यानी कि क्या होता है कि आपको कुछ पसंद नहीं आई, वो बात अच्छी नहीं लगी। डिस्गस्ट यानी कि इतना जो है वो नहीं है, मतलब आप खुश नहीं हो इतना, ठीक है, जो उसकी परफॉर्मेंस है। तो डिस्गस्ट में जो है आप लोग जो है क्या करोगे, कहीं ना कहीं ये भी आपका जो है एंगर वाले में ही आता है। अब फियर में डियर आप लोग जैसे फियर में मैंने कहा आपकी जब डर लगता है तो आप कैसा फेशियल एक्सप्रेशन बनाते हो, है ना, तो वही फियर आपका रिवील करता है। अब डियर डिफरेंट बॉडी जेस्चर्स और मूवमेंट भी होते हैं, जैसे शोल्डर श्रग। शोल्डर श्रग डियर एक बहुत कॉमन बॉडी मूवमेंट है, जो कि ज़्यादातर ये दिखा देते हैं कि भाई आप ये दर्शाना चाहते हो कि आपको इस बारे में पता ही नहीं, या फिर जो है आपको कोई मतलब नहीं है उस चीज़ से, या फिर आप डाउटफुल हो, या फिर आप ये कहना चाहते हो कि व्हाट आई कैन डू, है ना। तो मतलब ये शोल्डर श्रग यही करता है, जैसे बच्चे नहीं करते कि उनको आंसर नहीं आता तो ऐसे खाली कंधा हिला देते हैं, तो इससे वो क्या कहना चाहते हैं कि भाई आई डोंट नो, है ना, ये तो कहना चाहते हैं वो। अब देखो नेक्स्ट है पाम रब। अब पाम रब क्या इंडिकेट करता है, आपने देखा होगा जब आप कोई न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हो तो आप बड़े एक्साइटेड होते हो, आप बिल्कुल पाम रब करते हो, चलो स्टार्ट करते हैं ना। तो मतलब पाम रब आपकी एक्साइटिंग फीलिंग को दर्शाता है ना, एक्साइटिंग फीलिंग को, और ऐसा कि भाई हाँ ये काम जब हम करेंगे तो हमारा जो है एक पॉजिटिव आउटकम जो है निकलेगा वहाँ, ये दर्शाता है। लेकिन ट्यूशन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि भाई कोई पर्सन अगर फ्रीजिंग कंडीशन में खड़ा है और वो अपने पाम हिला रहा है तो इसका मतलब वो उस चीज़ के लिए बहुत एक्साइटिंग है, नहीं, वो अपने पाम इसलिए रब कर रहा है क्योंकि भाई उसको वहाँ ठंड लग रही है। लेकिन पाम रब का जो मेन मतलब होता है कि आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपकी एक पॉजिटिव आउटकम आने वाला है, ठीक है। अब थंब डिस्प्ले। अब मेरे को पता है थंब डिस्प्ले क्या होता है। थंब डिस्प्ले देखो डिस्प्ले जब आप फिंगर दिखाते हो, है ना, जब दिखाते हो, इसका मतलब क्या होता है, नॉर्मली थंब डिस्प्ले जो है जब लोग अपने पॉकेट से निकाल के ऐसे थंब डिस्प्ले करते हैं तो इसका मतलब कि वो बहुत ज़्यादा एंग्री है और जो है कहीं ना कहीं कुछ सीक्रेट मैनर में जो है कुछ ना कुछ जो है अपना एटीट्यूड छुपा रहे हैं, और वो उस इंसान को जो है मतलब ऐसा इंडिकेट कर रहे हैं कि अब देख बेटा तू, है ना, ये कहना चाह रहे हो, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है माउथ गार्ड। माउथ गार्ड क्या होता है कि भाई हम लोग अपने माउथ में जो है अपना हाथ रख देते हैं, ठीक है, बोथ हैंड्स रख देते हैं अपने माउथ में, दोनों हाथ से जो है कवर कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि भाई आप कुछ ना कुछ झूठ बोल रहे हो, या फिर कुछ डिस्कम्फर्ट है जो 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 कहा जा रहा है उससे आपको डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, तो तब ऐसी सिचुएशन में आप लोग जो है माउथ गार्ड यूज़ करते हो बाय गिविंग अ फेक कफ। जब फेक कफ यूज़ करते हो तो आप माउथ गार्ड यूज़ करते हो, ठीक है। अब देखो ना नोज टच क्या होता है, जब आप नाक को टच करते हो तो ये वाला जेस्चर क्या बताता है, ये वाला जेस्चर बताता है कि आप लोग जो है या तो स्पीकर के वर्ड से जो है बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हो,
और लिसनर जो है, एंड बाय द लिसनर हु डाउट्स द स्पीकर वर्ड। तो आप लोग स्पीकर वर्ड को डाउट तो कर रहे हो, ठीक है, साथ ही साथ जो है आप लोग को ऐसा फीलिंग हो रहा है कि भाई कुछ तो डिस्कम्फर्ट है, कुछ तो लाए यहाँ पे, कुछ तो झूठ चल रहा है। अब आई रब आपने देखा होगा बहुत लोग जो है अपनी आँख जो है ऐसे ऐसे मिलने लग जाते हैं जब कम्युनिकेशन बीच में चलता है। तो ये दिखाता है कि भाई आप लोग जो है उस इंसान को झूठ बोल रहे हो, ठीक है, सिंपल चीज़। ईयर रब डिएक्शन ये दिखाता है कि भाई एक इंसान कब से बोले जा रहा है, आपका दिमाग ख़राब हो गया, आपको ऐसा, आप ऐसा चाहते हो कि भैया मैं भी कुछ बोलूँ, ये कितना बोलेगा आके, ठीक है। सिमिलरली डिएस्टन यहाँ पे नेक स्क्रैच, अगर मैं नेक स्क्रैच की बात करूँ, डिएस्टन नेक स्क्रैच तो बहुत सिंपल चीज़ है। नेक स्क्रैच देखो, नेक स्क्रैच आपने देखा होगा बच्चे करते हैं जनरली। नेक स्क्रैच यानी कि आई एम नॉट श्योर, आई डोंट एग्री विद दिस, ठीक है, आई एम नॉट श्योर, आई एग्री, ऐसे करके ये दर्शाता है, ठीक है। ये आई कैन अंडरस्टैंड हाउ यू फील, मतलब आप नेक्स्ट कर रहे हो तो आप ऐसा भी लगता है कि आप दूसरे वाले इंसान की जो बातें हैं ना वो खाली जो है इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। अब देखो फिंगर्स इन द माउथ, अब फिंगर जब आप माउथ में रखते हो तो ये दर्शाता है कि आप जो है झूठ बोल रहे हो या फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ है कम्युनिकेशन में, ठीक है। अब डिस्टन यहाँ पे कुछ जो क्वेश्चन हैं जो मैं आपसे पूछूंगी बीच में, ताकि पता चले कि आप कितना ध्यान से सुन रहे हो, और मैं चाहती हूँ कि इसका आंसर दो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन? फर्स्ट, इट एम्स एट एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन। सेकेंड, इट इज़ अ सोशल एक्टिविटी। एंड थर्ड, इट मे नॉट लीड टू रिस्पॉन्स और रिएक्शन। तो विच इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन? देखो कम्युनिकेशन एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन तो होती है, मैं आंसर रिवील कर रही हूँ क्योंकि अब देखो अगर जो होशियार बच्चे होंगे वीडियो को पॉज करके आंसर दे देंगे कमेंट बॉक्स में, मैं आंसर रिवील कर रही हूँ, ठीक है। तो देखो जब आप कम्युनिकेशन करते हो तो इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज तो होता ही है, दैट इज़ द कंपलसरी कंडीशन, ठीक है। आप लोग बोलोगे, दूसरा वाला इंसान आपकी इन्फॉर्मेशन सुनेगा और वो रिप्लाई बैक करेगा, इट इज़ अ कॉमन थिंग, ठीक है। एक्सचेंज होती है इन्फॉर्मेशन। इट इज़ अ सोशल एक्टिविटी, येस इट इज़ अ सोशल एक्टिविटी, क्योंकि कभी कभी ऐसा चीज़ें होती है डिस्टेंस जो हम सोशली कन्वे करना चाहते हैं, तो वो भी कम्युनिकेशन के माध्यम से होती है, तो येस इट इज़ अ सोशल एक्टिविटी। थर्ड डिस्टेंस, इट मे नॉट लीड टू रिस्पॉन्स और रिएक्शन, नहीं, रिस्पॉन्स और रिएक्शन तो कम्युनिकेशन में हमेशा होता है ना, तो भाई ये तो कैरेक्टरिस्टिक कम्युनिकेशन की हो ही नहीं सकती, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ वर्बल कम्युनिकेशन कंप्राइजेज ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन इज अ रिटन और स्पोकन मैसेज, second option is any message that uses words of any language, and third option is A and B। अब देखो वर्बल कम्युनिकेशन जैसे कि मैंने आपको बताया क्या होता है, रिटन या स्पोकन मैसेज, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है पहला वाला। एनी मैसेज दैट यूजेस वर्ड्स ऑफ एनी लैंग्वेज, यस, कोई भी ऐसा मैसेज जो किसी भी लैंग्वेज के वर्ड्स यूज करता है, क्योंकि भाई वर्बल कम्युनिकेशन मैंने आपको क्या कंडीशन बताई कि भाई आपको एक स्पेसिफाइड लैंग्वेज होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। थर्ड है बोथ ए एंड बी। अब देखो जब बोथ ए एंड बी दे रखा है, जब दोनों सही है तो हम लोग डायरेक्ट बोथ ए एंड बी में मारते हैं ना हाथ, क्यों हमें जो है गड़बड़ करना है एमसीक्यू अपना। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन बी, अब देखो थर्ड एमसीक्यू है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन बी फर्स्ट अनइंटेंशनल, इंटेंशनल, सेकेंड अनस्पोकन, एंड थर्ड नन ऑफ दीज। अब देखो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन बी अनइंटेंशनल, यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरा इंसान को लगता है कि आपने इंटेंशन से, मतलब जानबूझ के ऐसा करा है, बट ऐसा नहीं होता है, कभी कभी आप जानबूझ के नहीं करते हो, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से ऐसा जो है साबित नहीं हो पाता है, ठीक है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन बी अनइंटेंशनल, और नॉन वर्बल कैन बी अनइंटेंशनल हो सकता है, या फिर बी अनस्पोकन, या फिर सी नॉन ऑफ दिस। तो भाई आपको पता है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, बी अनस्पोकन, क्योंकि भाई इसमें आप वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है कि आप किस तरह के इंसान हो, ठीक है, तो इसमें आप डायरेक्ट जो है बी अनस्पोकन में करोगे। फोर्थ है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एल्बर्ट मिहारवियन, one of the pioneers in the field of body language, spoken words account for dash of what listener perceives। तो मैंने कैसा बताया आपको कि भाई 38% की भाई आप किस तरह से बोल रहे हो, 58% क्या होता है, 55% होता है, 55% होता है आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या, आप किस तरह से दूसरे को देख रहे हो, फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, और 7% आपके होते हैं वर्ड्स। तो आपका इसमें क्या होना चाहिए आंसर, 7%। अब डिस्टेंस यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, जैसे व्हाट आर वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया वर्बल कम्युनिकेशन क्या वर्बल कम्युनिकेशन होता है, वर्बल कम्युनिकेशन ड्यूरेशन वो कम्युनिकेशन होता है जिसमें आप लोग वर्ड्स का इस्तेमाल करते हो, सिंपल बात है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कौन सा कम्युनिकेशन होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऐसा कम्युनिकेशन होता है जिसमें आपके वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। अब वेरीफाई एंड एक्सप्लेन का विजुअल कम्युनिकेशन आता है, तो विजुअल कम्युनिकेशन में कैसे छाप सकते हो आप, ऐसे छाप सकते हो कि भाई विजुअल कम्युनिकेशन ऐसा कम्युनिकेशन है जिसमें आपके वर्ड्स का इस्तेमाल ना हो के आपके जो है कहीं ना कहीं इमेजेस, पिक्चर्स, विजुअल क्लूज इनका इस्तेमाल होता है, ग्राफ्स वगैरह का, ठीक है, अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, है ना।
और फिर नेक्स्ट है स्टेट द कॉम्पोनेंट्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज। कॉम्पोनेंट्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज मैंने आपको जैसे कि बताया भाई, बॉडी लैंग्वेज में सबसे पहले आपका आता है आई कॉन्टैक्ट, फिर आपका क्या आता है, आपका आता है हेड पोजीशन एंड मूवमेंट, फिर थर्ड नंबर पे आपका क्या आता है, आपका थर्ड नंबर पे हेड पोजीशन एंड मूवमेंट के बाद क्या आ जाएगा, फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन के बाद फिर डिफरेंट बॉडी जेस्चर्स एंड मूवमेंट्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये तो आपके बॉडी लैंग्वेज के कॉम्पोनेंट थे। अब डियर आइडेंटिफाई द एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल। अब एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल से आप लोग पढ़ते हैं, तो भाई आपको पता है कि एवरी लिविंग थिंग इज डेस्टोर्ड विथ द क्वालिटी टू कम्युनिकेट। हमें पता है कि भाई हर एक लिविंग थिंग के पास क्वालिटी होती है कम्युनिकेट करने की, है ना। वो ह्यूमन थिंग्स द टर्म कम्युनिकेशन रिफर्स टू द वे वी एक्सप्रेस आवर आइडियाज, ठीक है, विथ send the messages to and receive the information from other human beings. अब word communication comes from the Latin word communis. communis से ये word आता है, which means communis का मतलब क्या होता है, to share or to impart or to participate or to make common. Hence the sense of sharing is inherent in very origin and the nature of communication. ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो डियर, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होगा, कम्युनिकेशन का मतलब या तो टू शेयर, टू इम्पार्ट, टू पार्टिसिपेट और टू मेक कॉमन, ठीक है। तो ये इसके मीनिंग है कुछ, ठीक है। कम्युनिकेशन लेटिन शब्द आता है, ठीक है। अब देखो इन्फॉर्मेशन को, जब हम कोई इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं या समथिंग जो कि हमें बताई जाती है, ठीक है, तो वट एवर वे वी लाइक इन विच एवर वे सिचुएशन डिमांड्स, तो ये चीज़ का कहलाती है कम्युनिकेशन कहलाती है। अब देखो मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, मीनिंग क्या होती है कम्युनिकेशन के, मीनिंग समझनी पड़ेगी ना आपको। तो देखो कम्युनिकेशन इज सिंपली द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अब कम्युनिकेशन क्या है, सिंपल सी थोड़ी चीज़ दिमाग लगाओ, कम्युनिकेशन नॉर्मल सी चीज़ है, अपने इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करना चाह रहे हो। अगर आपको कुछ कहना है तो आप लोग कैसे कहोगे, कम्युनिकेट करोगे ना। आपको कोई इन्फॉर्मेशन दूसरे इंसान को बतानी है, आप चाहते हो कि दूसरा इंसान इस पर्टिकुलर चीज़ को सुने, तो वो क्या होगी, कम्युनिकेशन तो कहलाएगी, ठीक है। तो सिंपली द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। पीपल जो कम्युनिकेट करते हैं वेरियस वे में, जैसे कि वोकली बाय यूजिंग वर्ड्स और नॉन वोकली जैसे अपने बॉडी जेस्चर्स या बॉडी मूवमेंट्स करके, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या होता है विजुअली, यानी कि लोगोज वगैरह यूज़ करके। और फिर क्या होता है आपका नॉन वर्बली विजुअल क्लूज, जिसमें विजुअली तो मैंने आपको बता दिया, वर्बली यानी कि वर्ड यूज़ करके, और नॉन वर्बली बॉडी लैंग्वेज वगैरह यूज़ करके। अब डिस्ट्रा अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करूँ तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन में आपके आते हैं इनेबल्स द इंटरचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी कि डियर स्टूडेंट ये जो है आपकी इन्फॉर्मेशन को जो है इंटरचेंज करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेशन की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये एम करता है एंड एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन। पहला क्या है, इनेबलिंग द इंटरचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। नहीं, सबसे ज़्यादा क्या गेम करता है कि भाई आपकी एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी कि आप अपने दूसरा इंसान को अपनी इन्फॉर्मेशन बताओ और दूसरा इंसान आपको उसका रिप्लाई बैक करेगा। ये चीज़ तो हमारे कम्युनिकेशन में होती है। अब ये क्या है, टू वे प्रोसेस है। टू वे प्रोसेस क्यों है, टू वे प्रोसेस ये इसलिए है डियर स्टूडेंट क्योंकि टू वे प्रोसेस में क्या हो रहा है, आप अपना इन्फॉर्मेशन किसी इंसान को बताओगे तो दूसरा वाला इंसान गूंगा थोड़ा है, वो भी कुछ बोलेगा कि हाँ भाई इसने मेरे से कुछ बोला है तो मैं हाँ बोल देता हूँ, तो उसने हाँ बोला, तो यानी कि रिस्पॉन्स है, यानी कि टू वे प्रोसेस है। पहले आप शेयर करोगे, दूसरा वाला इंसान आपको रिप्लाई बैक करेगा, ठीक है, टू वे प्रोसेस होगी, ठीक है, टू वे प्रोसेस है। अब डिस्टेंस ये जो है एक्सचेंज कैन बी बिटवीन टू पीपल या मोर, या फिर इंडिविजुअल या फिर एट द ऑर्गेनाइजेशन लेवल। अब मैं आती हूँ कंटिन्यूस प्रोसेस में। कंटिन्यूस प्रोसेस है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज नॉट स्टैटिक, इट इज डायनेमिक एंड कंस्टेंटली सब्जेक्ट टू चेंज, ठीक है। द पीपल हु टू हुम वी कम्युनिकेट, इट्स कंटेंट, नेचर एंड सिचुएशन इन विच द कम्युनिकेशन हेल्ड इज ऑल कीप चेंजिंग। हमेशा जो है चेंज होते रहते हैं, तो ये क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस भी है। अब पेव्स द पाथ फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि दो इंसानों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़ती है, कम्युनिकेशन से बढ़ती है। भाई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, लेकिन अगर आप लोग कम्युनिकेशन अच्छी तरह करते हो तो फिर उससे क्या होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दो पर्सन के बीच में जो है इंक्रीज होती है। तो इट ऑल्सो क्रिएट्स द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। एक्शन लीड्स टू रिस्पॉन्स और रिएक्शन। जैसे कि मैंने बताया कि जी किसी इंसान को अगर आप हेलो बोलोगे तो वो इंसान कुछ तो रिप्लाई बैक करेगा, है ना, अंटिल वो आपसे गुस्सा है, लेकिन वो जो है कुछ ना कुछ रिप्लाई करेगा, वो कहेगा हाय हाय हेलो, कुछ ना कुछ करेगा, है ना। तो ये ऑलवेज रिस्पॉन्ड टू always leads to response or reaction, ठीक है। now it is a social activity, now communication is a social activity all components of society in the relationship of sharing, be it information, feelings or emotion. It involves the effort of people who get in touch with one another and make themselves understood to other। social activity क्यों है
भाई अगर सोसाइटी कैसे बनी, सोसाइटी इससे तो बनी भाई लोगों ने कम्युनिकेट करना सीखा। भाई अगर आपके बगल में कोई नेबर रहता है, आप उसको पूछते तक नहीं हो, आप कहते हो मेरे को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है जो भी करे, आप लोग जो है उससे कुछ बात नहीं करोगे, तो क्या आप और वो कभी दोस्त बन सकते हैं? नहीं बन सकते ना कभी भी दोस्त। तो डिस्टेंस वो दोस्त तभी बनेंगे जब आप उनसे बात करोगे, कम्युनिकेट करोगे। और अगर आप सपोज मान लो डिस्टेंस आप अपने घर में अपने रिश्तेदार से बात नहीं करोगे तो क्या होगा? कम्युनिकेशन होगा नहीं। तो फिर वो क्या होगा? आप लोग कभी भी एक दूसरे को जो है फ्रेंड्स नहीं बन पाओगे, है ना? तो सोशल एक्टिविटी नहीं हो पाएगी। तो सोशल एक्टिविटी यानी कि सोसाइटी बनाने में किसका आता है? कम्युनिकेशन का आता है। ठीक है, सिंपल सी बात हो गई ये भी। अब डिस्टेंस हम लोग नेक्स्ट में आते हैं। कम्युनिकेशन जो है वन वे भी हो सकता है, टू वे भी हो सकता है। कैसे टू वे? तो मैंने आपको तब बताया जब आप किसी इंसान के सामने बैठे हो। जैसे सपोज मान लो आप किसी इंसान का इंटरव्यू ले रहे हो, तो आपने सवाल पूछा, दूसरा वाला इंसान और आंसर करेगा, तो ये टू वे प्रोसेस हो गई। बट जब आप न्यूज़ चैनल देखते हो, नाटक देखते हो, तो आप लोग जो है वहाँ पे सिर्फ देखते हो, सुनते हो आप सिर्फ, है ना? तो वन वे प्रोसेस ही हुई। आप रिस्पॉन्स करोगे, वो सामने वाला सुनने वाला है नहीं, है ना? ये बात आप भी जानते हो। तो रिलेशन ये क्या हो गई? वन वे प्रोसेस हो गई। अब नेक्स्ट हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल जानते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल चैप्टर आपको क्यों पढ़ाए जा रहे हैं? ये आपको इसलिए पढ़ाए जा रहे हैं ताकि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो और अच्छी हो, और अच्छी करके उभरे। क्योंकि डिजिटल अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल का इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी हर एक चीज़ में, चाहे प्रोफेशनल लाइफ की बात करो चाहे किसी में भी। क्योंकि जितना अच्छा आप लोग बोलना सीखोगे उतना ही अच्छा डिस्टेंट क्या होगा, आपको जो है रिएक्शन मिलेगा। क्योंकि अगर आपने साइंस पढ़ी होगी तो उसमें आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन का थर्ड लॉ था ना। तो न्यूटन का थर्ड लॉ बिल्कुल सही है। आप कम्युनिकेशन जिस तरह से करोगे, सपोज मान लो एक इंसान है, आपने उससे गंदी एंग्री टोन में बात करी, तो दूसरा वाला इंसान आपसे प्यार से बात करेगा? नहीं करने वाला हो प्यार से बात, वो भी आपसे एंग्री में बात करेगा, है ना? क्यों? क्योंकि आपने उससे गंदी तरह बात करी। लेकिन अगर आप उसी इंसान को बहुत ही प्यार से बात करोगे, वो इंसान मजबूर हो जाएगा आपकी मदद करने के लिए। तो डिस्टेंस कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आपकी लाइफ में प्ले करता है। हालांकि लोग कम्युनिकेशन के बारे में जानता सब हर कोई है कि भाई हाँ कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, बट कोई भी उसको फॉलो नहीं करता है अपनी लाइफ में, है ना? तो डिस्टेंस अगर आप उन्हें फॉलो करना सीख गए तो इसका मतलब कि आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। तो अब देखो कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा चीज़ क्या है? It is ability to communicate information accurately, clearly, and as intended. It is a vital life skill and something that should not be overlooked. कोई ऐसी चीज़ है जिसको ओवरलुक नहीं करना चाहिए, ठीक है? यानी कि हमें उसमें ध्यान देना चाहिए, ठीक है? How well this information can be transmitted and received इज़ द मेजर ऑफ हाउ गुड आर कम्युनिकेशन स्किल्स आर। कितनी अच्छी हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स है। अब देखो डिस्टेंस अगर मैं प्रोफेशनली की बात करूँ, जैसे अगर आप कोई जॉब के लिए ढूंढ रहे हो या फिर डिस्टेंस आप लोग किसी प्रमोशन के लिए जो है आप अभी करंट कोई पोजीशन में हो, आप लोग चाहते हो कि आपका प्रमोशन हो जाए, तो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल जो आपको बहुत हेल्प कर सकती है ना। क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल क्या करती है? अगर आप अच्छे से कम्युनिकेट करोगे, जॉब में आपको इंटरव्यू देने पड़ते हैं तो आप अच्छे से कम्युनिकेशन करोगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होगी, तो ऑब्वियसली बात है कि जो इंटरव्यू लेने वाला होगा वो जो है आपको 101% अच्छे मार्क्स देगा। क्योंकि वो समझ जाएगा कि भाई इंसान की बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, इसका रिप्लाई करने का तरीका कितना अच्छा है ना। तो कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर प्रोफेशनल लाइफ। ये चीज़ तो आपको क्लियर होगी। वही बात आपकी प्रमोशन वाले केस में भी आती है। अगर आप अपनी हर चीज़ काम करोगे, हर चीज़ अच्छी तरह से कम्युनिकेट करोगे, अपने बॉस से अच्छी तरह से बोलोगे, तो भाई वो इंसान खुद चाहेगा कि भाई इस इंसान का प्रमोशन हो जाए क्योंकि ये इंसान सच में अच्छा है। अब अगर मेरे से हम लोग आए नेक्स्ट एक और एडवांटेज में कम्युनिकेशन का, तो कम्युनिकेशन स्किल जो है डिस्टेंस कहीं ना कहीं आर नीडेड टू स्पीक अप्रोप्रिएटली एंड वाइड वेराइटी ऑफ पीपल विलिस्ट मेंटेनिंग गुड आई कॉन्टैक्ट. So demonstrate a varied vocabulary and tailor your language to the audience. Listen effectively, present your ideas appropriately and clearly and concisely and work well in the group. यानी कि डिस्टेंस अगर आप लोग जो है कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो आप लोग अपनी जो बात है वो अच्छी तरह दूसरों तक पहुंचा पाओगे. So others can understand your thing very nicely because your communication skills are good. So you will be able to convey your idea more clearly and concisely to other. ठीक है. और ये चीज़ तभी होगा जब आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो अच्छी होगी. ठीक है. आप लोग ग्रुप में जो अच्छी तरह काम कर पाओगे बिकॉज आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है. तो आप कम्युनिकेट अच्छी तरह कर पाओगे, आप इंस्ट्रक्ट लोगों को अच्छी तरह कर पाओगे. ठीक है. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इससे आपको फ़ायदा करती हैं. दूसरा क्या है डियर, ये रिसर्च और स्टडीज़ ने कन्वे करा है कि भाई आपका जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होता है फॉर द सक्सेस ऑफ वेल बीइंग ह्यूमन बीइंग. ठीक है. अब कम्युनिकेशन डिस्टेंस आपका रिलेशनशिप में तो हेल्प करता है. अब सपोज मान लो आपका झगड़ा हो गया तो आप उस झगड़े को कैसे रिजॉल्व करोगे? भाई और झगड़ा बढ़ा के तो रिजॉल्व नहीं होगा वो. लेकिन अगर आपने अच्छी तरह कम्युनिकेट करा, आपने अच्छी तरह से अपनी बात को समझाया, तो फिर क्या होगा? ज़रूर आपका झगड़ा जो है एंड हो सकता है.
है ना, तो रिलेशनशिप ये अच्छी कर सकता है। दूसरा चीज़ क्या है कि आपने देखा होगा जो रियल लाइफ सिचुएशन होती है, जैसे कस्टमर दुकानदार के पास, जैसे साड़ी वाली दुकान में आपने देखा होगा जो आपकी महिलाएं हैं वो इतनी साड़ी निकलवाती हैं दुकानदारों से, उनकी साड़ी फैलाती है, फिर कहते हैं ये वाली पसंद नहीं आई, वो वाली पसंद नहीं आई, ऐसे करके 20 निकाल के फेंक देती हैं, उनको पसंद ही नहीं आती है। तो वो सारी उनको, जो आपने देखा होगा शॉपकीपर के अंदर इतना पेशेंस होता है कि वो उसको, मतलब उसको इतना होता है कि हाँ भाई और दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं, मेरे को तय करने पड़ जाएंगे, कोई नहीं, है ना। तो कम्युनिकेशन आपका वहाँ भी हेल्प करता है। अगर उसको गुस्सा आता है तो वो क्या कहता है कि भाई कितनी साड़ियाँ देखेंगी आप, फटाफट एक सेलेक्ट करिए, है ना। लेकिन ऐसा नहीं बोलता, वो कहता है कि ठीक है आप ये वाली देख लीजिए, है ना। तो कम्युनिकेशन डीएसएल बहुत हेल्प करता है कस्टमर और शॉपकीपर रिलेशनशिप में भी, है ना। अगर वो अच्छे से बात नहीं करेगा तो कस्टमर अगली बार से उसके वहाँ आएगा ही नहीं। क्लियर हो रही है ये बात आपको। तो डीएसएल नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है डीएसएल, नेक्स्ट है कि करियर प्रोग्रेस में इंपॉर्टेंस जो है बहुत ज़्यादा है कम्युनिकेशन स्किल की, ठीक है, जिस तरह से आप लिख रहे हो। प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा है, और आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये चीज़ हमने अभी समझी। अब डीएसएल अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक में हूँ, नेक्स्ट है आपके एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल। अब एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल, एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल जो कम्युनिकेशन साइकिल को बनाने में हेल्प करते हैं। अब डीएसएल इसमें जो है मैं आपको सिंपल सी चीज़ बता दूँ। एक पर्सन आपके नोया है जो कि बहुत, सपोज मान लो 2 बच्चे हैं, एक नोया है जो जर्मनी से है और एक प्रकाश है जो इंडिया से है। अब दोनों एक कॉलेज में पढ़ते हैं, दोनों एक दूसरे से जो है बात करना चाहते हैं। तो नोया एक ऐसी पर्सन है जो कि चाहती है कि भाई वो एक मैसेज ग्रीटिंग का शेयर करे, ठीक है। अब उसने क्या करा, अनदर पर्सन प्रकाश है जो कि रिसीव करता है मैसेज ऑफ ग्रीटिंग। अब जब नोया जो फर्स्ट पर्सन है उन्होंने अपना हैंड एक्सटेंड करा, तो जो सेकंड पर्सन है उन्होंने जो है रिसीव करा, उसको अंडरस्टैंड करा कि भाई हाँ मैं जो है, मेरे को जो है ग्रीट करा जा रहा है, तो उसने भी जो है अपना हाथ फटाफट आगे बढ़ाया, ठीक है, ग्रीटिंग के लिए, और एक फीडबैक दिया नोया को। तो इससे नोया समझ गई कि हाँ जो मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती थी वो शेयर हो चुकी है। तो अब एलिमेंट्स क्या होता है कम्युनिकेशन साइकिल, कम्युनिकेशन साइकिल के डिजिटल एलिमेंट्स को इस तरह देखो। अब देखो सबसे पहले है आपका सेंडर क्या होता है, सेंडर वो इंसान होता है जो कि मैसेज को शेयर करना चाह रहा है। सेंडर इज वन हु इज ट्राइंग टू कन्वे द मैसेज, ठीक है। नेक्स्ट इज आइडिया वो इन्फॉर्मेशन है या आइडिया है जो सेंडर जो है रिसीवर को देना चाहता है, ठीक है, वो आपका आ गया आइडिया में। मैसेज क्या है, मैसेज है आपका द एक्चुअल मैसेज सेंट, जो कि एक्चुअल मैसेज है जो कि भेजा गया तो वो मैसेज में आएगा। एनकोडिंग क्या होती है, एनकोडिंग होती है जो सेंडर है वो सिलेक्ट करता है कॉमन लैंग्वेज जो कि दोनों रिसीवर और सेंडर अंडरस्टूड करते हैं। देखो सेंडर क्या है, सेंडर तो वो इंसान है, सपोज मान लो आपको अपने टीचर को मैसेज भेजना है, तो आप लोग सेंडर हो, आप मैसेज भेजना चाहते हो। अब सबसे पहले आइडिया करोगे ना, जो आपको इन्फॉर्मेशन या आइडिया जो है भेजना है टीचर को, तो वो आप सोचोगे, फिर मैसेज बनाओगे जो एक्चुअल मैसेज आप भेजते हो। अब एनकोडिंग क्या होता है, एनकोडिंग यानी कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज आप सेलेक्ट करते हो जो कि सेंडर और रिसीवर दोनों को समझ में आती है। अगर ऐसा हो जाए कि सेंडर जो है वो चाइनीज़ समझता है और आपने रिसीवर जो है वो फ्रेंच समझता है, आपने उसको चाइनीज़ में लिख के भेज दिया, तो क्या इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। सिंपल बात है ना ये तो यहाँ पे आपको एनकोडिंग करना है, कॉमन लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, उसमें अपनी इन्फॉर्मेशन टाइप करके भेजनी है। कम्युनिकेशन चैनल यानी कि एक ऐसा चैनल जहाँ से आपकी कम्युनिकेशन ट्रांसफर हो रही है जो कि आपका हेल्पिंग माध्यम है, ठीक है, अप्रोप्रिएट मीडियम है। तो मीडियम और चैनल सेलेक्ट करता है जिसमें से वो जो है शेयर करता है, ठीक है, रिसीवर को आइडिया। जैसे ये व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप से आप शेयर करते हो, व्हाट्सएप आपका एक कम्युनिकेशन का मीडियम है, इससे आपकी इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है। अगर व्हाट्सएप नहीं होता तो हाउ यू कैन कम्युनिकेट, है ना। तो व्हाट्सएप एक कम्युनिकेशन चैनल है। अब रिसीवर क्या है, जो रिसीव करता है इन्फॉर्मेशन, ठीक है, उसने इन्फॉर्मेशन को रिसीव करा। अब डिकोडिंग क्या होता है कि भाई रिसीवर जब इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेगा तो टीचर जब आपकी इन्फॉर्मेशन को लेगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, समझेगा अच्छा ये बच्चे का ये डाउट है, ठीक है, उसने समझा, फिर आपको फीडबैक दिया, ठीक है। तो फीडबैक तक ये जो पूरी है ये सब है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल, ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। अब डिस्कशन नेक्स्ट आता है सेल्फ असेसमेंट में। मैंने आपको कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दूंगी जिससे मेरे को पता चलेगा कि आप लोग कितने अटेंटिवली क्लास को सुन रहे हो। द वर्ड कम्युनिकेशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिस, ठीक है, कम्युनिस्ट से आता है जिसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट टू सॉल्व, सेकंड टू शेयर, या बोथ ए एंड बी। तो मेरे को पता है डियर स्टूडेंट कि भाई कम्युनिस्ट का मतलब टू सॉल्व तो नहीं होता, ठीक है, तो बोथ ए और बी जो लास्ट ऑप्शन है वो भी हट गया और पहला ऑप्शन जो सॉल्व है वो भी हट गया, तो बचा क्या बीच का ऑप्शन टू शेयर। तो टू शेयर जो है बिल्कुल सही है। अब टू वे कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस व्हेन, अब टू वे कम्युनिकेशन कब टेक प्लेस करता है, जब आपका जो है पहला ऑप्शन क्या है, अ पर्सन हु सेंड्स मैसेज, ठीक है, सेकेंड देयर इज अनदर पर्सन हु रिप्लाइज टू द सेंडर, ठीक है। अब देखो सी दिया है बोथ ए एंड बी, यस, जब बोथ ए एंड बी होगा तभी आपका टू वे कम्युनिकेशन होगा, ठीक है।
अब देखिए नेक्स्ट है, टू वे कम्युनिकेशन कैन बी डैश इफ ट्रांसफरिंग थॉट, फीलिंग्स, इमोशंस एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग इज नॉट डन विद कॉमन ग्राउंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो टू वे कम्युनिकेशन डियर स्टूडेंट आपका कैन बी इंटरप्रेटेड, तभी इंटरप्रेट हो सकता है इफ़ जो आपके ट्रांसफरिंग थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, या फिर आपके जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग है वो जो है एक कॉमन ग्राउंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग में लाई करती है। तो इंटरप्रेटेड तभी इंटरप्रेट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से ब्लॉग भरने को आपको आ सकते हैं। फिर वन वे कम्युनिकेशन इज डैश बिकॉज सेंडर डज नॉट हैव टू डील विद पोटेंशियल क्वेश्चंस और डिसएग्रीमेंट्स फ्रॉम रिसीवर। फर्स्ट, फास्टर एंड ईजियर, सेकेंड, स्लो एंड स्टडी, एंड थर्ड इज इम्पॉर्टेंट एंड सीरियस। तो देखो वन वे कम्युनिकेशन इज फास्ट एंड ईजियर कम्युनिकेशन, क्योंकि टीचर इसमें सेंडर को कुछ रिप्लाई नहीं करना है ना। एक क्या हो रहा है इसमें, देखो वन वे कम्युनिकेशन में आप टीवी में देखो, सपोज मान लो अपना फेवरेट टीवी सीरियल देख रहे हो। अब जब टीवी सीरियल देखते हो तो भाई आप सिर्फ देख रहे हो, सुन रहे हो उसको, आपको कुछ रिप्लाई बैक नहीं करना है। तो उससे जो इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है टीवी सीरियल से, वो आपके दिमाग में ज़्यादा इजीली और फास्टर हो रही है, क्योंकि भाई कोई क्वेश्चन बीच में हो नहीं रहा है। सिंपल सी बात है ना। अब देखिए व्हाट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है, मैंने क्या बताया, कम्युनिकेशन इज एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, आपको पता ही है। सेंडर हो गया, आइडिया हो गया, मैसेज हो गया, एनकोडिंग हो गया, फिर कम्युनिकेशन चैनल, फिर आपका आता है रिसीवर, फिर डिकोडिंग, और फिर लास्ट में फीडबैक। ठीक है, तो ये 8 जो चैनल चीज़ें हैं ये आपको याद रखनी है। अब डियर हम लोग आते हैं पर्सपेक्टिव एंड कम्युनिकेशन साइकिल में। अब अगर मैं इफेक्टिव फैक्टर्स दैट इफेक्टिव आर पर्सपेक्टिव एंड कम्युनिकेशन, सबसे पहले तो हमें पता चलेगा कि पर्सपेक्टिव एंड कम्युनिकेशन व्हाट इट मीन्स। तो अब देखो एवरी डिसिप्लिन ऑफर्स अ पर्सपेक्टिव दैट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन फिनोमेना सच एज ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशन, communities, cultures, and society. For example, an economic perspective help us to understand how economy work, how people make decisions about resources and perspective. ठीक है, तो अब देखो डिसिप्लिन जो है कि एवरी डिसिप्लिन, अब देखो हर एक डिसिप्लिन जो है क्या ऑफर करता है, पर्सपेक्टिव ऑफर करता है, तो हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन फिनोमेना। कैसे फिनोमेना, जैसे ग्रुप्स या ऑर्गेनाइजेशन में जब हम जो है कुछ भी कम्युनिकेट करते हैं, तो ऐसे फिनोमेना हमें अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। ठीक है, एवरी डिसिप्लिन। ठीक है, तो अब देखो डिजिटल कम्युनिकेशन जो है वो एक और चीज़ में लाइट थ्रो करता है। कौन सी चीज़ में, कि भाई हमारे मैसेज ऑन द वे आर शेयर्ड मीनिंग्स एंड प्रैक्टिसेस आर फॉर्म थ्रू द लैंग्वेज सिम्बल्स एंड, मतलब किस तरह से हमारा मैसेज फॉर्म है, किस तरह से हम लोग इन्फॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, इसमें भी जो है हमारा कम्युनिकेशन लाइट थ्रो करता है। ठीक है, सेकंड क्या है, वेदर इन अ वर्क प्लेस, मीडिया, ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटी में। अब कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव ये भी एग्जामिन करता है कि जो मैसेज ट्रांसमिटेड है वो दूसरे वाले इंसान को कैसे अफेक्ट कर रहा है, किस तरह इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है, कलेक्टिव बिहेवियर में, और किस तरह सस्टेन कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ में भी जो है कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव ध्यान देते हैं। अब इंपॉर्टेंस क्या है कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव की, देखो कम्युनिकेशन जो है हमेशा डिफरेंस बनाता है। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, तो जो है कहीं ना कहीं ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डियर स्टूडेंट कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव अगर नहीं होगा, अगर कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव नहीं होगा कि भाई किस तरह आप मैसेज भेज रहे हो, किस तरह आप मैसेज शेयर कर रहे हो, तो भाई देखो मैसेज तो आप एंग्री टोन में भी शेयर कर सकते हो। अगर डॉक्टर के पास में एंग्री टोन में जाके बात करोगी कि भाई डॉक्टर मेरा ये सही नहीं हो रहा, आप क्या इलाज कर रहे हो, आपको खाली ढोंगी ढोंगी डॉक्टर हो, तो डॉक्टर क्या बोलेगा, डॉक्टर को गुस्सा आएगा, डॉक्टर आपको और भी गंदी दवाई दे देगा, है ना। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका कम्युनिकेशन में चेक ही नहीं लगेगा, अगर ये पता ही नहीं चलेगा आप किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हो, आपकी टोन अच्छी ही नहीं है ना, तो डियर स्टूडेंट इससे जो है आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो ही नहीं सकता है ना। सिमिलरली डियर स्टूडेंट हमें पता है कि देखो ये जो मेन चीज़ पर्सपेक्टिव कम्युनिकेशन का जो इंपॉर्टेंस है, वो मेन चीज़ यही है इंपॉर्टेंस की। अब फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव को, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी कम्युनिकेशन में रोक लगाते हैं। पहला फैक्टर है डियर स्टूडेंट की विजुअल परसेप्शन। विजुअल परसेप्शन क्या है, मेंटल ब्लॉक डेट रिजल्ट फ्रॉम योर ओन विजुअल परसेप्शन। ठीक है, अब देखो हम सारे लोग डिफरेंट माइंडेड हैं, हमारे पास डिफरेंट माइंड है, हम एक चीज़ को डिफरेंट तरीके से देखते हैं। ठीक है, तो सपोज मान लो मैंने बोला एक शब्द माउस, अब कोई बच्चे होंगे जो माउस शब्द सुनते ही क्या सोचेंगे कि माउस यानी कि वो जो कंप्यूटर वाला माउस होता है, जिसमें हम लोग जो कंप्यूटर वाला माउस होता है वो वाला माउस सोचेंगे, और कुछ बच्चे सोचेंगे चूहा। तो मतलब डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो गए। विजुअल परसेप्शन का मतलब यही होता है। अब मैं आपसे बोलना चाह रही हूँ कंप्यूटर वाले माउस के बारे में, लेकिन आप मन में चूहा वाला माउस सोच रहे हो, तो ये क्या हो गया, कम्युनिकेशन बैरियर बन गया ना बीच में, जो मैं शेयर करना चाह रही हूँ वो शेयर नहीं हो नहीं पा रहा है। दूसरी चीज़ क्या है,
लैंग्वेज, अब लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो अगर आप चाइनीज़ आपको आती है और दूसरा वाला इंसान बोलता है फ्रेंच, और दोनों कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, तो भाई कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाएगा इफेक्टिवली, क्योंकि वो अपना फ्रेंच में बोलने में लगा हुआ है लेकिन आपको समझ में ही नहीं आ रहा है क्योंकि आप चाइनीज़ समझते हो, ठीक है। तो ये आपका बैरियर बन जाएगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी चूज लैंग्वेज विच इज़ अंडरस्टैंडेबल बाय बोथ द पीपल, राइट। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एडिशन आपका पास्ट एक्सपीरियंसेस। अब पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या करते हैं, देखो आपका पास्ट में किस तरह एक्सपीरियंस रहा है, ये दूसरा वाला इंसान जो है, अगर दूसरा इंसान को पता है कि भाई पास्ट में ये ऐसा था, पास्ट में इसका एक्सपीरियंस ऐसा था, तो वो सोच देगा हाँ ये इंसान तो ऐसा था, इस मतलब इसका ये है और इसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो उसको पहले से ही पता होगा, तो इसके से क्या करेगा, वो आपसे बात नहीं करने की कोशिश करेगा, है ना। तो ये भी आपका कम्युनिकेशन में बैरियर बन गया। दूसरी चौथा क्या डिसीजन, चौथा है आपका प्रेजुडिसेस। प्रेजुडिसेस यानी कि मन में मतलब जैसे डिसीजन अगर आपके मन में किसी इंसान ने डाल दिया कि भाई वो जो एक इंसान था थर्ड पर्सन, वो जो है बड़ा गंदा इंसान है, वो ऐसा ऐसा है, तो आपके मन में उस इंसान की छवि बन गई कि हाँ ये इंसान सच में गंदा था, है ना। तो अब जब उस इंसान से मिलोगे तो आप सोच पहले ही अपने मन में एकदम वो बना लोगे कि हाँ भाई ये इंसान गंदा है, बिना उससे बात करें, ठीक है। तो डियर ये क्या होगा, प्रेजुडिस है आपके मन में अंदर, तो क्या होगा, आपके मैसेज जो है अच्छी तरह से शेयर नहीं हो पाएंगे, है ना। फीलिंग्स, अब देखो फीलिंग्स या इमोशनल स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सपोज मान लो आपको मैसेज भेजना था किसी इंसान से, आपने जो है गलती से एंग्री टोन में मैसेज भेज दिया, तो भाई इससे क्या होगा, इंसान को समझ में आ गया कि बड़ा गुस्सा हो रहा है, तो वो इंसान जो है कम्युनिकेट नहीं करेगा अच्छी तरह, है ना। तो डियर यहाँ पे फीलिंग्स का ये चीज़ है, ठीक है। तो अब देखो डियर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका इन्वायरमेंट। अब देखो इन्वायरमेंट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अगर आपका इन्वायरमेंट जो है कंडक्टिव नहीं है, बहुत नॉइजी है या ओवर क्राउडेड है, फिती है, स्मेली है, डार्क है, तो ये भी आपका कम्युनिकेशन को जो है अफेक्ट करता है। जैसे सपोज मान लो आपकी ऑनलाइन क्लास चल रही है और पीछे से मम्मी ने चला दी मिक्सी, तो मिक्सी चला दी तो मिक्सी की आवाज़ आई, आपकी ऑनलाइन क्लास चल रही है, आपकी ऑनलाइन क्लास, और सपोज मान लो उसी समय आपके टीचर ने आपसे क्वेश्चन ही पूछ दिया, तो जब आप अपना माइक खोलोगे तो पीछे से जो मिक्सी की आवाज़ आएगी, तो इससे क्या हो गया, आपके और टीचर के बीच में कम्युनिकेशन का बैरियर बन गया, है ना। वो अच्छे से सुन नहीं पा रही क्योंकि मिक्सी की आवाज़ ज़्यादा आ रही है ना। तो टीचर ये चीज़ होती है इन्वायरमेंट वाले में भी। तो आई होप ये जो सारी चीज़ें हैं मैंने आपको बिल्कुल एग्जाम्पल्स के साथ जो है एक्सप्लेन करी है डियर स्टूडेंट, तो आप लोग को अच्छी तरह से जो है समझ में आ गई होंगी। क्लियर हो गया ये चीज़ डियर स्टूडेंट आप लोगों को। अब नेक्स्ट जो देखो सेल्फ असेसमेंट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। कम्युनिकेशन में फेल बिकॉज ऑफ फर्स्ट इंडिविजुअल्स ओन पर्सनल डिस्कम्फर्ट, ठीक है, ये चीज़ तो बिल्कुल ट्रू है भाई। भाई अगर इंसान को आपके पर्टिकुलर इंसान के लिए मन के अंदर फीलिंग ही अच्छी नहीं है, तो वो आपसे बात क्यों करना चाहेगा, है ना। तो ये तो बिल्कुल ट्रू है। बैरियर डेट रिजल्ट फ्रॉम परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लिमिटेशन सच एज मेमोरी, कॉन्सेंट्रेशन एंड मेंटल शार्पनेस एक्सेट्रा, येस दिस इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। तो अब देखो ट्यूशन यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, तो भाई जब दोनों ट्रू है तो हम लोग कौन सा ऑप्शन करेंगे, ऑल ऑफ द अबव में। अब इंडिविजुअल्स मेंटल ब्लॉक में कॉज, अब इंडिविजुअल का जो मेंटल ब्लॉक है, मेंटल ब्लॉक क्या होता है, मेंटल ब्लॉक मैंने बताया ना, विजुअल परसेप्शन। पहला है एपैथी, दूसरा है नेगेटिव एटीट्यूड, और तीसरा है विजुअल परसेप्शन। भाई एपैथी और नेगेटिव एटीट्यूड के बारे में सोचना ही क्यों है, जब हमने पढ़ा है कि भाई मेंटल ब्लॉक से इंडिविजुअल का क्या कॉज होता है, विजुअल परसेप्शन। क्योंकि हर कोई इंसान का अपना नज़रिया होता है एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में सोचने का, ठीक है। अब डिस्टिंग कुछ क्वेश्चन हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन। मैंने बताया पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन इज द वे आर शेयर्ड मैसेज इन्फ्लुएंस द अदर पर्सन एंड हाउ आर मैसेज शेयर एंड हाउ इट सस्टेन द इन्फॉर्मेशन। ये रिफर करता है आपका पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन। ये पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन मेन चीज़ यही है कि वो आपके मैसेज को देखते हैं कि आप किस तरह से मैसेज अपना लिख रहे हो, कैसी टोन में लिख रहे हो। अगर पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन नहीं होगा तो डिस्कशन बहुत सारे जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड इश्यूज हैं वो आ सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर पर्सपेक्टिव नहीं लगेगा, अगर आपके कम्युनिकेशन में चेक नहीं करा जाएगा कि भाई किस तरह से आप कम्युनिकेट कर रहे हो, तो फिर भाई कहाँ से पता चलेगा कि आप जो है कहाँ से जो है ये चीज़ सस्टेन हो पाएगी कि दूसरा वाला इंसान आपको हेल्प करेगा। वो नहीं भी कर सकता है क्योंकि भाई हमने अच्छी तरह कम्युनिकेट नहीं करा है ना। तो परफेक्ट कम्युनिकेट करने के लिए पर्सपेक्टिव कम्युनिकेशन वेरी नेसेसरी। देन नेक्स्ट इज वेरीफाई द विजुअल परसेप्शन। मैंने बताया विजुअल परसेप्शन क्या है, मेंटल ब्लॉक दैट रिजल्ट्स फ्रॉम ओन ओन माइंड, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, मैंने आपसे बोला माउस, तो एक बच्चे ने सोचा माउस मतलब चूहा, और दूसरे बच्चे ने सोचा कि माउस मतलब क्या होता है, जो कंप्यूटर वाला माउस है, ठीक है। तो ये हो गया विजुअल परसेप्शन। अब डिस्टेंस नेक्स्ट आते हैं हम लोग बेसिक राइटिंग स्किल्स में। अगर मैं डिजिटल राइटिंग स्किल्स की बात करूँ, राइटिंग स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट।
राइटिंग स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। राइटिंग स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट, क्योंकि राइटिंग स्किल जो है डियर स्टूडेंट अगर आपको अच्छी आती है तो वर्बल कम्युनिकेशन में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि अब देखो आपको कहीं ना कहीं लेटर लिखने होते हैं, और लेटर तभी आप अच्छे लिख पाओगे जब आपकी राइटिंग स्किल अच्छी होगी। ठीक है, तो राइटिंग स्किल की मेन चीज़ है कि आपको करेक्ट ग्रामर यूज़ करनी है, सेलेक्ट अच्छे शब्द यूज़ करना है, आपको राइट वर्ड्स और ईजी सेंटेंस फॉर्म करना है। ठीक है, अब फ्रेज आता है, इसमें फ्रेज क्या होता है डियर स्टूडेंट, जो सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ की हिंट देता है, ये आपका पूरा मीनिंग एक्सप्लेन नहीं करता है। ठीक है, तो फ्रेजेस जो है इतने मतलब खाली एक आइडिया देता है आपको, और फ्रेजेस को हम सेंटेंस बना सकते हैं बाय एडिंग मोर वर्ड्स। ठीक है, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। अब अगर मैं क्लॉज की बात करूँ, फ्रेजेस ऑफ क्लॉज में मेन ये डिफरेंस होता है डियर स्टूडेंट, क्लॉज अपने आप में कंप्लीट मीनिंग जो है एक्सप्रेस कर देता है, लेकिन फ्रेज नहीं कर पाता है। और जो आपका सेंटेंस होता है, सेंटेंस तो कंप्लीट मीनिंग देता ही है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में आपके 4 टाइप के सेंटेंस आते हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव और इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। असर्टिव आपको पता है जो आपके पॉजिटिव या नेगेटिव आते हैं, अब इसमें भी 2 टाइप होते हैं, एक तो होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस और एक होता है आपका डिक्लेरेटिव या फिर एफर्मेटिव सेंटेंसेस, और एक होता है आपका नेगेटिव सेंटेंसेस। तो ये एसर्टिव में आते हैं, जो पॉजिटिव सेंटेंस हो गए, नेगेटिव हो गए। ठीक है, अब डिस्कशन नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी जैसे कि बताया आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि क्वेश्चन वाले सेंटेंस, जिसमें आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। इम्पेरेटिव जिसमें रिक्वेस्ट कर रहे हो या कुछ चीज़ मांगना चाह रहे हो, सजेशन दे रहे हो, तो वो उसमें आता है इम्पेरेटिव। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिए तब आते हैं जब आप लोग जो है फीलिंग ऑफ सरप्राइज या फिर एडमायरेशन, पिटी, सॉरो, ऐसी फीलिंग जो है एक्सप्रेस करना चाहते हो। ठीक है, अब सेंटेंसेस के पार्ट्स कितने होते हैं? सेंटेंस के डिएशन 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट पार्ट और प्रेडिकेट पार्ट। सब्जेक्ट पार्ट डिएशन जैसे मैंने बोला बर्ड फ्लाई, तो अब इसमें बर्ड फ्लाई में मेरा सब्जेक्ट क्या हुआ, मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ बर्ड के बारे में, तो बर्ड सब्जेक्ट, फ्लाई प्रेडिकेट। मैंने कहा मोहन इज़ एन इंजीनियर, मैंने कहा मोहन इज़ एन इंजीनियर, तो इसमें मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, मोहन के बारे में, तो मोहन इज़ व्हाट, सब्जेक्ट। इज़ एन इंजीनियर, दैट मीन्स इज़ एन इंजीनियर क्या हो गया, ये जो है मोहन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी है, तो ये क्या हो गया, ये आपका प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, अब आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे 8 टाइप के होते हैं, मैंने जैसे कि आपको बताया, नाउन, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शंस एंड इंटरजेक्शंस। अगर मैं नाउन की बात करूँ तो नाउन जैसे कि बचपन से पढ़ते आ रहे हो, सिंपल डेफिनेशन, नेम ऑफ एनी, ठीक है, नेम ऑफ अ पर्सन, थिंग, एक्सेट्रा, जैसे पेन, डॉग, वर्क, म्यूजिक, ये सारे नाउन है आपके। ठीक है, अब प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन रिप्लेसेस अ नाउन। मैंने बोला, मैं बार बार बोलते जा रही हूँ, शीला इज़ अ गुड गर्ल, शीला इज़ वेरी इंटेलिजेंट, शीला इज़ गुड इन मैथमेटिक्स, शीला इज़ वेरी हाईली एडुकेटेड गर्ल। तो यहाँ पे मैं बार बार शीला यूज़ कर रही हूँ, तो भाई शीला को रिप्लेस करने के लिए आ जाते हैं प्रोनाउन। ठीक है, देखो टीना इज़ एन इंडियन, टीना इज़ इंडियन, शी इज़ ब्यूटीफुल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने शी यूज़ करा। एडजेक्टिव मैंने जैसे कि बोला, एडजेक्टिव क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं एक पर्टिकुलर नाउन को। ठीक है, तो मैंने बोला जैसे आपका आई हैव 2 डॉग्स, तो अब देखो 2 डॉग्स यानी कि कितने डॉग्स हैं मेरे पास, 2 डॉग्स, यानी कि नाउन को डिटरमाइन कर रहे हैं। ठीक है, रिमेंबर दीज थिंग्स। अब देखो वर्ब क्या होता है, वर्ब जो है डिफाइन करता है एक्शन या स्टेट, जैसे मैं बोला इंडिया इज़ अ कंट्री, ठीक है, आई लाइक इंडिया, है ना, द बर्ड सिंग, तो ये इसके हो गए वर्ब हो गए। ठीक है, वर्ब वर्ब आ गए, वर्ब हो गए, नाउन नहीं वर्ब। ठीक है, एडवर्ब क्या होता है, जो नाउन वर्ब को जो है डिस्क्राइब करते हैं, जैसे मैंने बोला माई डॉग ईट्स क्विकली, डॉग खाना तो खाता है लेकिन किस तरह खाता है, क्विकली खाता है, यानी कि खाने की क्रिया कैसे करता है, क्विकली करता है। तो इन्होंने जो है एडवर्ब ने क्या करा, नाउन वर्ब को जो है डिस्क्राइब करा। ठीक है, अब देखो प्रिपोजिशन मैंने कहा लिंक्स टू नाउन, नाउन को लिंक करता है, जैसे टू, एट, आफ्टर, ऑन, बट, ऑल्दो, स्टिल, येट। ठीक है, कंजक्शन ज्वाइन करते हैं क्लॉजेज और सेंटेंसेस को, एंड, बट, वाइल, व्हेन, वेयर एज, एक्सेट्रा। और इंटरजेक्शन क्या होता है, शॉर्ट एक्सक्लेमेशंस होते हैं। ठीक है, समटाइम्स इंस्टेड इनटू अ सेंटेंसेस। ठीक है, जैसे मैंने बोला आउच, दैट हर्ट, हाई, हाउ आर यू, तो ये स्मॉल एक्सक्लेमेशंस होते हैं। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप यूज़ ऑफ आर्टिकल्स, मैंने बोला यूज़ ऑफ आर्टिकल्स में कौन कौन से आते हैं, यूज़ ऑफ आर्टिकल्स में डी एस आपके आते हैं AEIOU, ये क्या होता है, आपके आर्टिकल्स होते हैं, ये होते हैं आपके वॉवल्स, और जो ए होता है आपका वो क्या होता है, AEIOU इज़ वॉवल्स। ए इज़ आपका ए इज़ अ इंडेफिनेट आर्टिकल, ए और एन इंडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं। एन आपका लगता है ऐसे वर्ड्स के आगे जिनकी जो साउंड होती है वो वॉवल साउंड होती है ना,
पहले पहले जो रूल था ग्रामर का वो ये था कि अगर आपको कोई भी सेंटेंस शुरू होते हुए दिखे A E I O U से तो डायरेक्ट एन लगा दो, बट अब ऐसा नहीं है, अब आपको उसकी साउंड में जाना पड़ता है। ठीक है। सिमिलरली एक ऐसा इंडेफिनिट आर्टिकल है जो कोई भी कांस्टेंट साउंड के आगे लगे। ठीक है। द जो है डेफिनेट आर्टिकल है, द जो है डी की पर्टिकुलर चीज़ों के साथ लगता है। ठीक है। तो अब दूसरा अगर मैं पैराग्राफ कंस्ट्रक्शन में हूँ, जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक रहेगा पैराग्राफ कंस्ट्रक्शन। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, पैराग्राफ कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रिंग एबिलिटी, आप बहुत सारे सेंटेंसेस को एक साथ जो है एक पर्टिकुलर टॉपिक में फ्रेम करो। ठीक है। एक पर्टिकुलर टॉपिक में बहुत सारे सेंटेंसेस को जोड़ के एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन बताना आपका पैराग्राफ कंस्ट्रक्शन कहलाता है। अब पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये पैराग्राफ बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो एक्सप्रेस कर देते हैं। ठीक है। अब पैराग्राफ में लेकिन होना क्या चाहिए, पहले तो यूनिटी होनी चाहिए। मैं पैराग्राफ जो एक सिंगल टॉपिक से रिलेटेड है उसी टॉपिक में रहना चाहिए। ठीक है। अब दूसरा क्या है, कोहेरेंस। कोहेरेंस होनी चाहिए इसमें। ठीक है। कोहेरेंस मीन्स इट मेक्स पैराग्राफ इजीली अंडरस्टैंडेबल टू रीडर, यानी कि भाई ऐसी लैंग्वेज आपको यूज़ करनी है कि भाई रीडर उसको अच्छी तरह समझे। ठीक है। कोहेरेंट पैराग्राफ में जो हर एक सेंटेंसेस है वो रिलेट करना चाहिए टॉपिक या और कंट्रोलिंग द आइडिया। ठीक है। पैराग्राफ कोहेरेंस में और ऑल्सो भी रिलेटेड टू इट्स लेंथ। ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी बच्चे आप लोगों को। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे कुछ सेल्फ असेसमेंट जो कि हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिसमें मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगी डिफरेंट चैप्टर्स की। क्योंकि डिजिटल AI आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल हो गया है और आज के एग्जाम में इससे पूछे भी जा रहे हैं सवाल। तो हमने सोचा कि भाई क्यों ना आपको जो है AI का भी जो है फुल रिविजन करवाया जाए। तो ऐसे ही डिजिटल हम लोग अभी बहुत टॉपिक लेंगे। जैसे अभी आज हमने कम्युनिकेशन स्किल कर लिया, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, डिफरेंट चीज़ें पढ़ी। और ये सारी चीज़ें काफ़ी सिंपल है, आप अपने एग्जाम में अपने मन से आंसर लिख सकते हो। ज़रूरी थोड़ा ना जो आपकी टीचर ने आंसर लिखा है आप वही लिखोगे। अगर आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया तो आप अच्छे से कोई भी आंसर लिख सकते हो, सिंपल। उसी तरह आपको जो है, अगर मैं सेल्फ असेसमेंट के बारे में बताऊँ तो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स में आपका जो है कहीं ना कहीं सेल्फ मैनेजमेंट स्किल जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग सेल्फ मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस समझेंगे, मीनिंग समझेंगे, फिर फैक्टर्स को पढ़ेंगे जो कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। ठीक है। बेसिक ICT स्किल्स पढ़ेंगे DS में हम लोग। ठीक है। रोल ऑफ ICT जो हमारे डे टू डे लाइफ में है, और फिर वेरियस कंपोनेंट जो है कम्युनिकेशन सिस्टम के, ये हम पढ़ेंगे। वेरियस जो पेरिफेरल प्लेसेस हैं ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन जो है हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। और कनेक्ट विद वर्ल्ड यूजिंग इंटरनेट एंड इट्स एप्लीकेशन, ये भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे लंबा चैप्टर आपका पूरा जो ये पार्ट A एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है इसमें यही है। ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है डिजिटल, नेक्स्ट आपका है सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल, जिसमें हम लोग सबसे पहले हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये मैं आपका हाफ ईयरली का सिलेबस बता रही हूँ आपको। ठीक है। क्योंकि भाई देखो, कोड AI कोड 417 वाले जो बच्चे हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है। क्योंकि भाई AI कोड 417, भाई देखो कुछ तो 402 से भी मैच करते हैं बट कुछ 417 के ही है। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम लोग पढ़ेंगे बहुत सारी चीज़ें। ठीक है। इंटेलिजेंस के बारे में ही पढ़ना है इसमें बेसिकली आपको। दूसरा है आपके एप्लीकेशन ऑफ फ्यूचर ट्रेंड्स ऑफ AI, जिसमें आप लोग जो है एवरीडे यूजेस पढ़ोगे AI के। ठीक है। सेज सीरी फीचर्स ऑफ AI विल नॉट टेक आवर जॉब्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इथिक्स, वाई वी स्टिल नीड ह्यूमंस। ठीक है। और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट साइकिल, ये भी बड़ा अच्छा चैप्टर है। इसमें आप लोग पढ़ोगे स्टेप्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं AI प्रोजेक्ट साइकिल में। फर्स्ट स्टेप ऑफ AI प्रोजेक्ट साइकिल इज, ये सारी चीज़ें पढ़ोगे। फिर नाउ ट्राई डूइंग इट फॉर द प्रॉब्लम यू हैव। ठीक है। चूजन, और फिर सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। तो इस तरह से आपके डिफरेंट स्टेप जैसे डाटा एक्विजिशन वगैरह। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोग्राम डिजाइनिंग एड्स। प्रोग्राम डिजाइनिंग एड्स में एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट और प्यूसुडो कोड्स के बारे में आप लोग पढ़ोगे। ये मेन टॉपिक्स हैं आपके प्रोग्राम डिजाइनिंग एड्स के। तो डिजन ये सारी चीज़ें भी कवर अप होंगी जल्दी। ठीक है। तो डिजन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड इट क्लियरली। So thank you so much for watching. If you are new in our channel, please get it subscribe.